नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थी, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूपी हायर एजुकेशन के सभी प्रश्न पत्रों को बड़े अच्छे ढंग से हल किया। आज से हम लोग यूपी जीडीसी के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन दे रहा है मराठा चौथ और सर देशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। दूसरा कथन दे रहा है कि मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, पहला तो विकल्प सही है, लेकिन आपको पता होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1761 में नहीं अपितु 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और मराठों की बात करें तो तृतीय युद्ध में भाग लिया था, मतलब 1761 में भाग लिया था। ठीक है, तो दूसरा कथन तो क्या है? गलत है। केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा। व्याख्या को देखते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है, व्याख्या को एकदम मन से सुना जाएगा। ठीक है, कह रहा मराठा चौथ और शर देशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। ठीक है, मराठा किस रूप में कर वसूल करते थे? चौथ और सर देशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध नहीं अपितु तृतीय युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, यह युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों का नेतृत्व कर रहे सदाशिवराव भाऊ के साथ हुआ था। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ? तो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और किसके साथ? मराठों का नेतृत्व कर रहे सदाशिवराव भाऊ के साथ हुआ। ठीक है, कौन दो लोग थे? पुनः ध्यान देंगे। एक तो अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली था। दूसरा कौन था? दूसरे कौन थे? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दूसरे जो थे सदाशिवराव भाऊ थे। सदाशिवराव भाऊ थे। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ थे। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के साथ क्या होता है? मराठा जो है पानीपत का तिथि तृतीय युद्ध होता है। कब होता है? 1761 में होता है। ठीक है, और मराठा चौथ और शर देशमुखी के रूप में कर वसूलते थे। यह भी बात एकदम सही है। ठीक है, अब देखिए, कह रहे इस युद्ध में मराठा तोपखाना इब्राहिम खां गारदी के हाथों में था। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? जो मराठा का तोपखाना था, ठीक है, अब ये देखिए किसी मुस्लिम व्यक्ति के हाथ में था, इब्राहिम खां गारदी के हाथों में था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। ठीक है, तीसरा युद्ध जो था उसमें क्या होता है? मराठों का क्या होता है? हार होता है। ठीक है, अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए, कह रहे हैं अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। ठीक है, चलिए मैं मान लिया अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान था। ठीक है, 1761 में बालाजी बाजीराव मतलब नाना साहब की मृत्यु पानीपत के तृतीय युद्ध की हार के आघात से हुआ। ठीक है, बालाजी बाजीराव की जो मृत्यु होती है मतलब नाना साहब की, ठीक है, अब हार गए, उनको आघात लग गया। ठीक है, वो हार को सह नहीं पाए, उसके कारण क्या हुआ? उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में मुगल सम्राट अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। ठीक है, अगर हमसे पूछे पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया, ठीक है, तो किसके किसके? अकबर और हेमू। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अगर हम बात करें तो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। कब लड़ा गया? 56 में लड़ा गया। अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। ठीक है, पुनः प्रश्न को सुनेंगे प्रिय विद्यार्थियों। अगर हमसे एग्जाम में यह पूछे कि मराठाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो मराठा चौथ और सर देशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। यह बात तो 100% सत्य है। लेकिन अगर यह कह दिया कि मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, यही तृतीय, बस एक शब्द का हेर फेर है, यही तृतीय युद्ध होता, यह भी विकल्प सही हो जाता। लेकिन हमारे सामने ये बताया गया कि मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि उन्होंने तृतीय युद्ध में भाग लिया था। तो इस कारण हमारे प्रश्न का विकल्प कौन सा? ए केवल सही होगा कि केवल एक मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूलते थे। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछना है। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। हमसे कह रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक गवर्नर है, ठीक है, एक गवर्नर है, उसके जीवन काल में क्या हुआ? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। कौन सा अधिनियम? प्राचीन, ठीक है, प्राचीन स्मारक, ठीक है, स्मारक संरक्षण संरक्षण
अधिनियम पारित हुआ, अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, क्या लॉर्ड मिंटो के समय पारित हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ, लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ, या फिर लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। कौन सा अधिनियम? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। मेरे साथ पुनः बोलिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। मेरे साथ दोहराइए, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछेगा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो हम उसके कान में बता देंगे लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 पारित हुआ था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित हुआ। किसके काल में? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। वस्तुतः ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए अधिनियम लाया गया था। किस लिए यह अधिनियम लाया गया? इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए लाया गया था, ठीक है। अब देखिए अगला अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो हमें ये भी बताया जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन जिसका जन्म 1899 से 1905 तक, ठीक है, सॉरी, लॉर्ड कर्जन कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, तो 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। 1905 तक मतलब बंगाल के विभाजन में अगर हमसे पूछे कि गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लॉर्ड कर्जन बताइएगा, ठीक है। कर्जन ने सर कालीन स्कॉट मॉनक्रिक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग और सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया इन्होंने। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निगेटिव टर्म नहीं, बाहर कर लीजिए नहीं को, ठीक है। परीक्षा में देखिए ये अगर ऐसे हमारी आदत रहेगी ना, तो जो नहीं और हाँ वाले प्रश्न है ना कि कौन सा नहीं है, उसमें मिस्टेक नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है वो नहीं लिखा रहता है, हमें दिखता है कौन सा है, और वो ऐसा सेट किए रहते हैं कि पहले विकल्प में उत्तर हमें दिख जाता है और हम मार के सोचते हैं कि बस विकल्प सही करके हमारा क्या है एक प्रश्न सही हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए हमें चारों विकल्प पढ़ना होगा और नहीं हाँ को पहले ही अगर निगेटिव दिख रहा है तो उसको गोला भी करिए, बाहर नहीं लिख भी लीजिए, ठीक है, अगर अनुमति है। अब देखिए समानता का अधिकार 14 से 18, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बता रहे हैं 20 से 22। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 बताया जा रहा है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29-30 बताया जा रहा है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, किस अनुच्छेद में है? 23-24 में, और यहाँ क्या बता रहा है? 20 से लेकर 22 में। यही सुमेलित नहीं है। अगर यहीं पे ये होता कि अनुच्छेद 23 और 24 तो यह उत्तर सही होता और यह प्रश्न विवादित हो जाता। समानता का अधिकार कब है? 14 से 18 है, 14 से 18 है, ठीक है, 14 से 18 सही है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 एकदम सही है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29-30 है, यह भी सही है। व्याख्या को बड़े अच्छे ढंग से देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 तथा 24 में दिया गया मूल अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 23 जहां मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है, वहीं अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने या खान आदि में नियोजन प्रतिषेध करता है। से सभी विकल्प सुमेलित हैं। ध्यान से सुनिए, हमसे अगर पूछ ले कभी अनुच्छेद 23 में क्या वर्णित है, तो हमें ये बताना होगा मानव के दुर्व्यापार या बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, ठीक है। दुर्व्यापार नहीं कर सकते और बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 23। लेकिन 24 क्या करता है? 24 ये है ना कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप कारखानों में नहीं लगा सकते, ठीक है। खानों में क्या है उनका जो है मजदूर के रूप में यूज नहीं कर सकते, इसका प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगला प्रश्न से क्या पूछा जा रहा है। हमसे ये पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों, खादान और राज्य के नाम दे रहा है और उसमें फिर पूछ रहे हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए ये पैटर्न ना आज के समय ट्रेंड है, ठीक है। जैसे आज के समय इंस्टाग्राम का ट्रेंड है, वैसे इस पैटर्न का नौकरी की परीक्षा में ट्रेंड है, कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए नेगेटिव आ गया, इसको हम लोग नहीं बाहर कर लेंगे, ठीक है, नहीं बाहर कर लेंगे। बैला डीला बता रहे हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। चिकलम, ठीक है, चिकम चिकमगलूर कर्नाटक में सही है।
मयूरभंज उड़ीसा में, सिंहभूमि झारखंड में। ठीक है, अब देखिए बैला जिला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, दंतेवाड़ा जिला में। ठीक है, बैला जिला कहाँ है, तो बैला जिला छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। किस जिले में है, हाँ हमसे पूछे किस जिले में है, तो यह जो है दंतेवाड़ा जिले में है। ठीक है, ध्यान दीजिए अगर हमसे पूछे कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो चिकमंगलूर कर्नाटक में एकदम सही है। हाँ, चिकमंगलूर की जो खदान है वो कर्नाटक में, चिकमंगलूर। ठीक है, अभी चिकमंगलूर याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, यही क से कर्नाटक पकड़िए, क से कर्नाटक, चिकमंगलूर। हमसे पूछे कोई चिकमंगलूर बताइए खदान कहाँ स्थित है, तुरंत बताइए कर्नाटक में। मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा। सिंहभूमि, सिंहभूमि झारखंड, सिंह की भूमि कौन है, झारखंड है, झारखंड है। ठीक है, सिंहभूमि। ठीक है, सिंहभूमि, सिंहभूमि चेन्नई सुपर किंग, महेंद्र सिंह धोनी झारखंड, सिंह महेंद्र सिंह धोनी, सिंह झारखंड। यहाँ से आप धोनी से याद कर सकते हैं, सिंह भूमि मतलब सिंह भूमि, अर्थात हमसे बात की जा रही है महेंद्र सिंह धोनी की, मतलब सिंह की, और वह कहाँ के थे, झारखंड से, इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए हमसे कह रहा है कि बैला जिला मध्य प्रदेश में नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है। ठीक है, एक बात और हमें पता चल गई, इसमें क्या है, लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ठीक है, यह औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः दो भागों बछेली तथा किरंदुल में बटा है। यह पूरा क्षेत्र बैल की कुंवर के समान होने से बैला जिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, से सही विकल्प सुमेलित है। अब देखिए ये प्रश्न, देखिए हमारे लोक सेवा आयोग की ये विशेषता है ना, 4 से 5 प्रश्न, वो चाहे एलटी हो, वो चाहे जीआईसी हो, वो चाहे जीडीसी हो, 4 से 5 प्रश्न हमसे मैथ और रीजनिंग से पूछ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमसे कह रहा है कि एक बस में, ठीक है हमसे कह रहा है कि एक बस में 50 विद्यार्थियों की औसत आयु, एक बस में 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की कितनी कुल संख्या है, तो 50 है। औसत आयु कितनी है, ठीक है, औसत आयु कितनी है, तो औसत आयु 20 है। जब कंडक्टर की आयु सम्मिलित कर दी जाती है, अच्छा ठीक है, कंडक्टर की आयु सम्मिलित कर दी गई, माने ये आयु अब 21 हो गई। ठीक, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, हाँ बढ़ ही जाएगी। कंडक्टर की आयु है, ठीक है, हमें कंडक्टर की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस प्रश्न को हम लोग हल किया जाए। ठीक है, समझ समझ के हल किया जाए तो भी ये हल हो जाएगा। सबसे पहले ये देखिए कि बस में सवार विद्यार्थियों की संख्या कितनी बता रहा है, तो बस में सवार विद्यार्थियों की संख्या कितनी बता रहा है, बस में सवार विद्यार्थियों की संख्या हमें कितनी बता रहा है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी बता रहा है, हाँ, तो विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है 50। ठीक है, कितना बता रहा है, 50। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इनकी जो औसत आयु है ना, माने 50 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी बता रहे हैं, 21 वर्ष बता रहे हैं। ठीक है, 50 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी बता रहे हैं, औसत आयु कितनी बता रहे हैं, तो 20 वर्ष बता रहे हैं, 20 वर्ष। ठीक है, फिर कह रहे हैं जब कंडक्टर की आयु सम्मिलित कर दी जाए। ठीक है, पहले क्या कर लिया जाए हम लोग, देखिए इस प्रश्न में हम लोग पहले 50 विद्यार्थियों की कुल आयु का योग निकाल लिया जाए, फिर 51 विद्यार्थियों की कुल आयु का योग निकाल लिया जाए और दोनों को घटा दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें कंडक्टर की कुल आयु मिल जाएगी। कैसे, देखिए जैसे अब हम लोग पहले इसको क्या समीकरण एक बनाने का प्रयास करते हैं कि 50 विद्यार्थियों की आयु का कुल योग कितना होगा, 50 विद्यार्थी की आयु का कुल योग कितना होगा, कुल योग कितना होगा। ठीक है, कुल योग कितना होगा, तो हम लोग क्या कर दे, 50 गुणे 20, ठीक है, 00 और 10 मतलब 1000 आ गया, 1000 आ गया, तो ये तो हुआ कितने, 50 विद्यार्थियों का। चलिए अब हम लोग कंडक्टर की को शामिल करके, ठीक है, तो ये समीकरण एक हो गया हमारा, आ गया कि औसत आयु 50 विद्यार्थियों को कितना है, 1000 है। ठीक है, अभी इसको रखे रहिए। अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि 50 विद्यार्थी और कंडक्टर की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। ठीक है, हमसे ये बता रहे हैं 1 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब 50 विद्यार्थी की बात करें और कंडक्टर की बात करें, ठीक है, कंडक्टर की बात करें तो कुल आयु कितनी है। ठीक है, तो 50 विद्यार्थी और कंडक्टर की औसत आयु कितनी है, औसत आयु हो गई आपका 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष हो गया।
चलिए ठीक है, 21 वर्ष हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करें, 50 विद्यार्थी और कंडक्टर की कुल आयु का कुल योग निकाल लें। ठीक है, आयु का कुल योग निकाल लें। कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर की आयु का कुल योग निकाल लें, कुल योग। तो 21 बूढ़े 51 कर लें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1071 आ जाएगा। अब देखिए, ये समीकरण 2 मान ले, अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लें। तो देखिए 1000 कितना हो जाएगा, कंडक्टर की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 1071 माइनस 1000। ठीक है, अब देखिए 71 वर्ष क्या हो जाएगा, कंडक्टर की आयु हो जाएगा। इस कारण हमारा विकल्प ए सही हो जा रहा है। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न से मौलिक अधिकार के संदर्भ में देखिए, अगर हम पॉलिटी के ना भाग 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उधर भाग कितना 15, ठीक है, 12, ये सब पढ़ लेते हैं ना, तो परीक्षा में जरूर हमें प्रश्न मिल जाएंगे और हम सही करके आएंगे। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा ये जा रहा है कि भाई साहब हमको ये बताइए कि संविधान का कौन सा कथन सही है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हमसे ये कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1), ठीक है, 19(1) भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। सही बात है। ठीक है, हम व्यापार करने के लिए, हम व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। एकदम सही बात है। देखिए 19(1)(a) में है भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, 19(b) में शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। ठीक है, 19(1)(c) में है संघ या संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, विचरण करने का अधिकार, किसी में निवास करने का अधिकार। तो हमसे ये कह रहे हैं कि क्या संविधान का अनुच्छेद 19(1) जी भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। हाँ भाई साहब, आप कोई भी पेशा व्यवसाय कर सकते हैं, बस वो लीगल हो। ठीक है, जो संविधान में लीगल माना जाए। ठीक है, अब देखिए दूसरा विकल्प कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं आपको दिया है कि आप मादक द्रव्य पदार्थ खुले में बेचिए, आपका मौलिक अधिकार है। आप कहिए कि मेरा देखिए फंडामेंटल राइट है, आप मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, पिटा जाएंगे, सड़क पे पिटा जाएंगे। देखिए क्या केवल एक है, केवल दो है, केवल एक दो दोनों सही है, ना तो एक, ठीक है, ना तो ना ही दो। ठीक है, तो इसमें देखिए मादक पदार्थों को व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, यह भी सही है। तो इस कारण क्या विकल्प हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हो जाएगा। अब व्याख्या इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमसे ये कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, 19 क्या है, हमें बोलने की और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। एकदम बात सही है। ठीक है, हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, बस वो संविधान में लीगल ना हो। ठीक है, इसके अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। ठीक है, चलिए और क्या व्याख्या में है, हमसे ये बता रहा है कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अनुच्छेद 1(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 1(a) में क्या है, ठीक है, देखिए 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर बता रहे हैं क्या कि 19(1)(a) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, 1(b) में क्या है, शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का। ठीक है, आप कोई सम्मेलन कर सकते हैं, ये नहीं कि अब हथियार लेके वहां इकट्ठा हो गए लोग, नहीं, हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार आपको मिला है। ठीक है, 19(1)(c) के अंदर संघ या संघ बनाने का अधिकार है। 19(1)(c) के, ठीक है, अनुच्छेद के अनुसार संगम या संघ बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(d) के अनुसार क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है। ठीक है, 19(1)(d) में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार है। ठीक है, 19(1)(e) में क्या है, भारत के किसी भाग में निवास करने बसने की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, 19(1)(e) में क्या है, भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहे हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि नीचे दिए गए कथन कथन दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक का अभिकथन ए तथा दूसरे को
कारण आर कहा गया है। ठीक है, अभिकथन ए मतलब एजर्सन और रीजन से संबंधित प्रश्न है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि नर्मदा घाटी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। अभिकथन ए कारण बता रहे हैं कि यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, कह रहे हैं कि क्या ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए गलत है, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये गलत है। ठीक है, मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। हाँ, ये भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है। तो ए तो सही है, लेकिन सॉरी, ए तो गलत है, आर क्या है? सही है। व्याख्या देखते हैं, बहुत सी बातें स्पष्ट होने वाली हैं, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे लिए। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वस्तुतः यह पश्चिम वाहिनी नदी है। ठीक है, जैसे ये समझ रहे हैं, ये पश्चिम वाहिनी नदी है। ठीक है, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इस नदी का उद्गम मैकाल पहाड़ी की श्रृंखला अमरकंटक नामक स्थान, ठीक है, अमरकंटक से क्या है? यह निकलती है, स्थान से होता है। नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है वो कौन सी है? ठीक है, अब देखिए सारी नदियां यहाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ, लेकिन ये क्या है? नर्मदा, नर्मदा कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसके उत्तर में आप देखेंगे, इसके उत्तर में अगर देखें तो विंध्याचल है, दक्षिण में अगर आप देखें तो सतपुड़ा और बीच में ये नदी बहती है। ठीक है, इस प्रकार अभिकथन गलत है किंतु कारण सही है। अब देखिए और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, नर्मदा नदी को प्राचीन काल में रेवा भी कहा जाता था। जबलपुर, मांधाता मतलब ओमकारेश्वर, माहेश्वर इत्यादि सब इसके किनारे पर स्थित है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। जैसे आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो आप बता के आइएगा कि नर्मदा को कहा जाता है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वार, ठीक है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। विश्व प्रसिद्ध धुआंधार प्रपात, अब ये देखिए पूछता है धुआंधार जल प्रपात। ठीक है, ये परीक्षा में कई बार पूछा, धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप उसको एग्जामिनर को बता दीजिएगा कि यह तो नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह तो नर्मदा नदी पर स्थित है। जो विद्यार्थियों अगर आपसे एग्जामिनर यह पूछे, ठीक है, कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपको बताना होगा धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ठीक है, अब देखिए ये करंट से प्रश्न है, हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया? क्या संजय बंसल को, रजनीश कुमार को, बी.एस. राजू को, आनंद प्रकाश महेश्वरी को? ठीक है, तो भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत के ठीक है, भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.एस. राजू को। व्याख्या देखते हैं, कहना है प्रश्न काल में बी.एस. राजू, बग्गावली सोमेश्वर राजू, सोमशेखर राजू को नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। 1 मई 2022 से ये थल सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। ध्यातव्य है कि वर्तमान में मई 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार नए सैन्य अभियान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगला प्रश्न से क्या पूछा जा रहा है? सबसे पूछा ये जा रहा है, ठीक है, अब ये यहाँ पे हमें एक बात ध्यान दे देना है कि 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, 2022 में जनरल मनोज कुमार कटियार को, ठीक है, नए सैन्य अभियान के महानिदेशक के रूप में। अब ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है, मतलब टैंक से निकलती है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है? ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है? क्या महानदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, या फिर सोन नदी निकलती है? तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सही उत्तर क्या? या ताप्ती नदी निकलती है, तो इसका सही उत्तर होगा ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी
मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपसे एग्जामिनर यह पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है, तो आपको बताना होगा कि ताप्ती नदी क्या है, मुल्ताई के पवित्र, ठीक है, ताप्ती नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है, ठीक है, मुल्ताई नदी, ठीक है, मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकल ताप्ती नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है या टैंक से निकलती है, ठीक है। पुनः ध्यान देंगे, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है, तो आपको बताना होगा कि ताप्ती नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं ताप्ती नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब या टैंक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में स्थित मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा नदी के समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है। इस नदी की द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में है। यह नदी अरब सागर में ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, ठीक है। महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है, जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। यह पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमसे ये पूछा जा रहा है कि पेड़ जड़ से जैसे वैसे ही संबंधित है, पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, लकड़ी से, चिमनी से, आग से या फिर आतिशबाजी से, ठीक है। आग लगेगी, धुआं उठेगा, आपने सुना ना, आग लगी है तो धुआं उठेगा, धुआं उठी है तो आग लगा है कहीं, ठीक है। तो वही समझिए, जैसे पेड़ है तो जड़ होगा, जैसे पेड़ जड़ से संबंधित है, ठीक है, पेड़ है जड़ है तो पेड़ होगा, पेड़ है तो जड़ होगा, वैसे आग है तो धुआं होगा, धुआं है तो आग होगा। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हुआ सी। जिस तरह पेड़ तथा जड़ संबंधित है, वैसे ही धुआं का संबंध आग से है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, ठीक है, ठीक है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। और ये तो प्रश्न समझ लिए ना, हलवा है, हलवा, ठीक है, ठीक है, भंडारा वाला हलवा है, बस आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए, विकल्प ए में दिया मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन दिया है, और देखिए मत्स्य पालन दिया है, और अब देखिए किस विकल्प में, तो चौथे विकल्प में देखिए मछली दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए चौथे विकल्प में क्या दिया है, मछली दिया है, ठीक है, मछली दिया है। तो मत्स्य पालन क्या हो जाएगा, मछली, ए का हो जाएगा चौथा, ठीक है, ए का हो जाएगा चौथा, ठीक है, दो विकल्प में है चौथा। अब ध्यान दीजिए, फूलों की खेती फूल से संबंधित है, मतलब बी का हो गया तीसरा, ठीक है, बी का तीसरा हो गया। अब यहाँ अगर असावधानी हुई, ठीक है, असावधानी हुई गोला रखने में, तो आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए सी का क्या होगा, सी का होगा पहला, रेशम के कीड़ों का, तो पहला, ठीक है। और देखिए डी, अंगूर की खेती किससे संबंधित है, अंगूर की खेती से संबंधित। इस हिसाब से हमारा जो है डी विकल्प सही हो गया, ठीक है। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन ये इसलिए दिया गया ना कि आप गलती करिए गोला भरने में, जहां आप गलती किए, जहां बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए, वहीं लड़ाई आपसे बाहर, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं मत्स्य पालन मछली से संबंधित है, फूलों की खेती फूल से, रेशम के कीड़ों का पालन रेशम से, अंगूर की खेती अंगूर से संबंधित है। अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है, 12 नंबर का प्रश्न हमसे प्रिय विद्यार्थी ये पूछा जा रहा है कि एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। देखिए, हमसे पूछ रहे हैं कि एंट्रोपी के संदर्भ में, ठीक है, ध्यान दीजिए, किसके संदर्भ में, एंट्रोपी के संदर्भ में। कह रहे हैं जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाए, तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है, तंत्र की एंट्रोपी घटती है। देखिए एक ही सही होगा, क्योंकि कंट्राडिक्शन तो हो नहीं सकता है, ठीक है, कि घटती बढ़ती दोनों नहीं, एक ही सही होगा। क्या विकल्प एक सही है, क्या विकल्प केवल दो सही है, या एक दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो, दोनों, ठीक है, कोई नहीं सही है। तो ध्यान दीजिए, तंत्र की एंट्रोपी क्या होगी, जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है, तो केवल विकल्प ए सही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे एग्जामिनर अगर ये पूछे कि एंट्रोपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, और हमें ये बताए कि जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, तो तंत्र की एंट्रोपी भी बढ़ेगी, ठीक है, तंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तंत्र की तंत्र की अगर ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है, तंत्र की अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। प्रिय विद्यार्थियों, हम ध्यान दें, तंत्र की अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, तो विकल्प ए सही है। व्याख्या देखते हैं, बहुत अच्छा व्याख्या। हमसे ये कहा जा रहा है कि एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो उस तंत्र की एंट्रोपी भी बढ़ती है। ऊष्मागतिकी के संदर्भ में
एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जो सीधे मापी नहीं जा सकती, बल्कि गणना के द्वारा इसका मान निकाला जा सकता है। वस्तुतः किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उस निकाय की एंट्रोपी कहलाती है। एंट्रोपी की संकल्पना जर्मनी के गणितज्ञ भौतिक शास्त्री रूडोल्फ क्लासियस ने दी थी। ठीक है, एंट्रोपी की गणना किसने की दी थी? क्लासियस ने। अब ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, विकल्प दे रहे एंटालिया। ठीक है, एंटीलिया जो किसका घर है? मुकेश अंबानी का। ठीक है, यह भी सही है। कह रहे जसप्रीत बुमराह, संजना गणेश। ठीक है, इनकी ये पत्नी है, एंकरिंग करती हैं। ठीक है, यह भी सही है। नोवावैक्स कोविड-19 से संबंधित है, एकदम सही है। इंदु मल्होत्रा महिला क्रिकेट, गलत। इंदु मल्होत्रा कौन थी? ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही हैं। ठीक है, ये देश की प्रथम महिला वकील है। ठीक है, यह इनकी बात करें तो यह देश की क्या है? प्रथम महिला वकील है, प्रथम महिला अधिवक्ता है। ठीक है, प्रथम महिला अधिवक्ता है। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में बात किया था, अगर महिला है और उनके साथ प्रथम शब्द जुड़ा हुआ है तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए व्याख्या देखते हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रही हैं, अतः इनका विकल्प क्रिकेट से नहीं है। ये देश की प्रथम महिला अधिवक्ता है जिनकी नियुक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता के सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में हुई थी। ठीक है, मतलब वरिष्ठ अधिवक्ता थी और सीधे न्यायाधीश बन गई। ये वर्ष 2021 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुई। इंटालिया इंटीलिया उद्योगपति मुकेश अंबानी का घर या निवास स्थान, एकदम सही। संजना गणेश। ठीक है, संजना गणेश प्रसिद्ध क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह की पत्नी है, यह भी सही है। नोवावैक्स कोविड-19 की वैक्सीन है, यह भी सही था। तो गलत क्या था? इंदु मल्होत्रा का संबंध किससे है? ठीक है, अब देखिए रीजनिंग से प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या नीचे दिए गए चित्र का स्थान लेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप। अगर देखिए ये बना हुआ है 22। ठीक है, 22 और 24 को जोड़िए तो 4 2 6। ठीक है, 2 2 4 46। मतलब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये तीसरा आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 27 को जोड़िए और 42 को जोड़िए, 7 2 9। ठीक है, 4 2 6 69, इसको जोड़ देंगे। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इन दोनों को जोड़ के ये आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए, अब देखिए 38 38 को जोड़ दिया जाए इसमें तो कितना आ जाएगा? 79। ठीक है, तो 79 में से 38 को घटा दीजिए। अब आप 79 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 79 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 8 गया 1। ठीक है, 7 में से 3 गया 4, 41। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा, 41। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर देखिए, कह रहे हैं कि एक स्कूल के वर्ष 2017 से 20 तक लड़कों और लड़कियों की का अनुपात नीचे दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2017 में अनुपात दिया 1:4, 2018 में अनुपात दिया गया 1:2। ठीक है, 19 में अनुपात दिया गया 1:5। ठीक है, 2020 में अनुपात दिया गया 2:4। ठीक है, फिर कह रहे हैं यदि 2018 एवं 20 में लड़कियों का अनुपात 3:1 है तो 2018 एवं 20 में लड़कों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 3:1। 3:1, लेकिन आयोग ने उत्तर 3:2 माना था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 3:1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि देखिए ड्रोन आज के समय में क्या है? एकदम हाईलाइट मामला है। देखिए वहीं से करंट पूछ लिया गया। कह रहे हैं हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान में एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला है? मतलब हाल ही में किस संस्थान ने, मतलब आईआईटी से संबंधित प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि कौन से आईआईटी। ठीक है, आईआईटी इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, आईआईटी इंस्टीट्यूट ने ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला है। क्या? आईआईटी मुंबई ने खोला, आईआईटी रुड़की ने खोला, ठीक है, आईआईटी मद्रास ने खोला या आईआईटी खड़गपुर ने खोला। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की ने क्या किया? आईआईटी रुड़की ने ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे यह पूछे कि किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला तो आपको बताना होगा, तुरंत जाके बताइए एग्जामिनर को कि आईआईटी रुड़की ने ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला। ठीक है, अब देखिए कब खोला, ये देखिए 22 में एग्जाम हुआ। ठीक है, 20 का फॉर्म था, 22 में एग्जाम हुआ और 21 का करंट पूछा, मतलब
21 से 22 का करंट हमें तैयार होना चाहिए, ठीक है, 1 साल का करंट अफेयर मोटा मोटा तैयार होना चाहिए, फॉर्म कब का भी हो। कह रहा फरवरी 2021 में आईआईटी रुड़की ने अपने परिसर में एक अत्याधुनिक ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला था, जिसका उद्घाटन डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक वी के सारस्वत ने किया था, ठीक है। आईआईटी रुड़की ने क्या किया था, ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला था। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ बता रहे हैं कि यदि स्कॉटलैंड बराबर 1 2 3 4 5 6 हो, लोन बराबर 1 4 3 5 हो, ठीक है, लॉर्ड्स बराबर 81 24 हो, ठीक है, डैन बराबर 537 हो, ठीक है, सन को 458 लिखा जाता है, तो सी का कोड क्या होगा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा शांत मन से सोचिए, ठीक है। अब देखिए लोन को 1 4 3 5, ठीक है, मतलब 1 4 3 5 भी अंकित कर दिया गया, 8 1 2 4 भी अंकित कर दिया गया, ठीक है, 5 3 7 भी अंकित कर दिया गया, 4 5 8 भी अंकित कर दिया गया सन के माध्यम से, लेकिन कहा किसी जगह आप देखिए 6 को अंकित किया गया है, 6 कहीं नहीं आया है, ठीक है। पहली बात तो 8 तक की बात की गई और सब संख्या आ गई, 6 नहीं आई, तो सी को किसको, सी का कोड क्या होगा, 6 होगा, बहुत आसान था, ठीक है, 4 5 6 या 7 तो 6 होगा, ठीक है। आप ऐसे दिमाग लगाइए कि कहीं भी आप देखिए, कहीं भी 6 की चर्चा नहीं हुई है, और देखिए 8 तक की संख्या की बात की गई है और 6 की बात नहीं की गई और सबकी बात कर दी गई, 1 की भी बात की गई, 2 की भी, 4 की भी, 3 की भी, 5 की भी, 7 की भी, 8 की भी, लेकिन 6 की बात नहीं की, तो सी का कोड क्या है, 6 होगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, हमसे कह रहे हैं फ्रीऑन, ठीक है, फ्रीऑन क्या होता है, वाटर गैस का संबंध किससे है, रॉकेट ईंधन कौन है, टांका क्या है, टांका क्या है, ठीक है। तो फ्रियान क्या है, एक प्रशीतक होता है, फ्रियान क्या होता है, एक प्रशीतक होता है, ठीक है, फ्रियान क्या होता है, एक प्रशीतक होता है, ठीक है। वाटर गैस क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वाटर गैस ही तो है। रॉकेट ईंधन क्या है, रॉकेट ईंधन द्रव हाइड्रोजन, ठीक है। टांका, टांका, टांका टिन और लेड, ठीक है, टांका क्या है, टिन और लेड है, तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, पहले का तीसरा, तो पहला विकल्प सही हो रहा है। ध्यान से सुनिए, फ्रियान क्या है, फ्रियान एक प्रतिशत प्रशीतक है, फ्रियान क्या है, प्रशीतक है। वाटर गैस कौन कौन सा है, तो हाइड्रोजन है और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, ठीक है। ध्यान दीजिए, फिर रॉकेट ईंधन में क्या यूज होता है, तो द्रव हाइड्रोजन, ठीक है, टांका का संबंध टिन और लेड से है, ठीक है, इस हिसाब से हमारा पहला विकल्प सही हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, व्याख्या को आइए देख लेते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। फ्रियान प्रशीतक है, ठीक है, फ्रियान प्रशीतक है, वाटर गैस हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, रॉकेट ईंधन द्रव हाइड्रोजन हो गया, टांका टिन और लेड हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, अब देखिए हमसे कह रहे हैं सूची 1 और सूची 2 का आप सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर भी चुनिए, ये नहीं कि आप सुमेलित कर दिए चले जाओगे, सही उत्तर बता के जाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, चैलेंजर गर्त, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं चैलेंजर गर्त कहाँ है, डॉल्फिन उभार कहाँ है, चैलेंजर उभार कहाँ है, चागोस, ठीक है। अब देखिए चैलेंजर गर्त और चैलेंजर उभार में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चैलेंजर गर्त प्रशांत कहीं लिखा हो, गर्त कहीं लिखा हो, तो वहीं लगाइए गर्त प्रशांत, मतलब चैलेंजर गर्त क्या हो गया, चैलेंजर गर्त क्या हो गया, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, ठीक है। अब देखिए डाल्फिन उभार, ठीक है, डाल्फिन उभार कहाँ पे है, डाल्फिन उभार कहाँ है, तो अटलांटिक, और अटलांटिक में कौन सा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। चैलेंजर उभार कहाँ है, चैलेंजर उभार कहाँ है, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में, ठीक है। उभार शब्द देखिए, चैलेंजर गर्त तो प्रशांत, और कौन सा प्रशांत, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, ठीक है। लेकिन चैलेंजर उभार पूछे तो हमें बताना होगा उभार दक्षिणी अटलांटिक में है, ठीक है, चैलेंजर उभार पूछे तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ठीक। चागोस कटक, चागोस कटक कहाँ है, हिंद महासागर से संबंधित है, चागोस कटक हिंद महासागर से संबंधित है, तो इस हिसाब देखिए पहले का क्या हो गया, चौथा हो गया, ठीक है, दो विकल्प लड़ाई हो रही है। फिर डाल्फिन उभार कहाँ हो गया, उत्तरी अटलांटिक महासागर में हो गया, ठीक है, बी का क्या हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है, अभी भी लड़ाई जारी है। फिर कह रहे हैं चैलेंजर उभार दक्षिणी अटलांटिक महासागर, अब देखिए
मतलब दूसरा, अब ये बी विकल्प जो है लड़ाई जीत चुका है और बी विकल्प आपका सही हो जाएगा इस हिसाब से। क्या कि अगर हमसे पूछे चैलेंजर गर्त कहाँ है तो उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर बताइएगा। डॉल्फिन उभार पूछे तो एग्जामिनर को आप बताइएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगर आपसे पूछे चैलेंजर उभार तो आप बताइएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर। आपसे पूछे चागोस कटक तो हिंद महासागर। इसकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग बार बार पढ़ के चलेंगे, याद करके जाएंगे। चैलेंजर गर्त उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, डाल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक। चैलेंजर उभार की बात करें तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर, चागोस कटक हिंद महासागर, ठीक है। चागोस कटक कहाँ हिंद महासागर में है। उत्तर पूर्वी महा प्रशांत महासागर की मैरियाना गर्त सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर द्वीप है, ठीक है। मैरियाना गर्त क्या है, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त क्या है, सबसे गहरा बिंदु। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के क्षेपण से हुई। उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्तों में मैरियाना खाई, क्यूराइल खाई, एलुसियन गर्त, जापान गर्त आदि प्रमुख है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्तों में टोंगा गर्त, ठीक है, कमदिक गर्त, अटाकामा गर्त, करमंडेंक गर्त, ठीक है, करमेंडेंक गर्त। अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त में कौन है, पेट्रोरिको गर्त, ठीक है, रोमांचे गर्त, सैंडविच गर्त, ठीक है। आपसे पूछे सैंडविच गर्त का संबंध है तो ब्रेड से मत लगा लीजिएगा, ठीक है। सैंडविच गर्त का संबंध किससे है, अटलांटिक महासागर से है। प्रिय विद्यार्थियों हम लोग पुनः रिवीजन करेंगे। अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि चैलेंजर गर्त उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर से संबंधित है। डाल्फिन उभार पूछे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगर हमसे पूछे चैलेंजर उभार तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगर हमसे पूछे चागोस कटर तो हमें बताना होगा हिंद महासागर से। अगर हमसे पूछे सैंडविच गर्त किससे संबंधित है तो आपको बताना होगा अटलांटिक महासागर से। आपसे पूछे मेरियाना गर्त किससे संबंधित है तो उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे देखिए, अब देखिए हमसे पूछे स्वराज पार्टी के गठन से कौन संबंधित थे। हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे। पहले ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस दिया जा रहा है, दूसरे ऑप्शन में सी आर दास दिया जा रहा है, तीसरे ऑप्शन में हमें दिया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू और चौथे में दिया जा रहा है क्या, मोतीलाल नेहरू। तो देखिए सी आर दास और मोतीलाल नेहरू क्या थे, स्वराज पार्टी से संबंधित थे, ठीक है। स्वराज पार्टी से कौन संबंधित था तो स्वराज पार्टी से सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी से कौन कौन संबंधित है। देखिए देखिए स्वराज में देखिए आप यही स्व पकड़िए, स से बना लीजिए सी आर दास, ठीक है। आप सुभाष चंद्र बोस मत बनाइएगा, आप इतने तो समझदार हैं। वह से आप बताइए जवाहर, जवाहर ऐसे बोलिए जवाहर, तैयार हो जाएगा। स्वराज पार्टी से संबंधित कौन थे तो सी आर दास थे, जवाहर थे। देखिए मेरा तैयार होगा, सी आर स्वराज पार्टी से संबंधित कौन थे, जवाहर थे और कौन थे तो सी आर दास थे। तो विकल्प बी सही हो गया। व्याख्या इसका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कह रहे हैं उपयुक्त में से सी आर दास माने चितरंजन दास। अब देखिए चितरंजन दास भी दे सकता है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सी फॉर चितरंजन। तथा मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के क्या थे, संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। देखिए मोतीलाल नेहरू को बता रहे हैं, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू को यदि बताएंगे तो विकल्प ए सही होना चाहिए, ठीक है। विकल्प ए सही होना चाहिए इसका तब तो, ठीक है। जैसा भी होगा मैं इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं उपयुक्त, उपयुक्त में से सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, चितरंजन दास इसके अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू महासचिव थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू कौन थे, महासचिव थे, ठीक है। ध्यान दीजिए, फिर कह रहे हैं कि इस पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के पृष्ठभूमि में होने वाले चुनाव में प्रतिभागिता के उद्देश्य से वर्ष 1923 में की गई, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 में हुई, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 में हुई। स्वराज पार्टी के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिए। अतिशीघ्र डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना, ठीक है। पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता प्राप्त करना, विधान परिषदों में प्रतिभाग करना, कर सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर हमसे पूछेगा, देखिए इस हिसाब से तो ये पहला विकल्प सही हो रहा है, ठीक है। व्याख्या जो बता रहा है उसके हिसाब से पहला विकल्प सही हो रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या कि स्वराज पार्टी
अगर हमसे पूछे तो उसका संबंध सीआर दास और मोतीलाल नेहरू से, ठीक है। मोतीलाल नेहरू क्या थे, वो सचिव थे और ये सीआर दास अध्यक्ष थे, ठीक है। अब जैसा होगा मैं कमेंट कर दूंगा इस प्रश्न के लिए। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है। प्रिय विद्यार्थी, हमसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है। अमोनिया, जल, मीथेन, हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा जल, ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, ठीक है, जल जल को क्या है, उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है, तो इसका सही उत्तर होगा जल को उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमसे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन उत्सर्जक के रूप में जल को पैदा करते हैं। यह पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करने वाला क्या है, ईंधन है, ठीक है। वस्तुतः हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के सम्मिश्रण से तैयार किए जाते हैं, जो विद्युत धारा का निर्माण कर जल को उप उत्पाद के रूप में छोड़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे, पुनः पूछ ले अगर प्रश्न कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है, तो इसका सही उत्तर होगा जल को उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है, ठीक है। अब देखिए, अभिकथन और कारण से प्रश्न है, ठीक है। हमसे कहा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि अभिकथन एक में देखिए, अभिकथन एक दिया गया है और दूसरे को कारण आर रीजन बताया गया है। कह रहे हैं बलबन तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था, ठीक है। बलबन को बता रहे हैं कि तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था, ठीक है। बलबन जो है तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था, ठीक है, एकदम सही बात है। फिर कह रहे हैं उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, ठीक है। उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, ये भी बात सही है, ठीक है। उसने क्या है, योग्यता के कारण वो दिल्ली का सुल्तान भी बना, आपको पता है। तो मतलब उसकी योग्यता के कारण वो क्या हुआ, अपनी योग्यता के कारण क्या है, वो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, ये भी बातें सही है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये या दोनों सही, हाँ दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, ये तो कोई कारण हुआ नहीं कि उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और सदस्य था, नहीं। तो सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, व्याख्या सही नहीं है, ठीक है, कोई कारण ये नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, हमको पता है कि बलबन तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था, ठीक है। उसने अपनी योग्यता के कारण जो है महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और दिल्ली का सुल्तान भी बना वो, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। बलबन तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था। तुर्कान ए चहलगानी 40 तुर्क सरदारों का दल था, जिसे तुर्क चालीसा भी कहा जाता है। अब जैसे पूछ रहे आपसे तुर्क चालीसा का संबंध है बलबन, अकबर, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, जहांगीर, तो आपको क्या सही उत्तर होगा, बलबन। इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। तुर्क चालीसा की स्थापना किसने की, इल्तुतमिश ने की। बलबन ने जो इल्तुतमिश का दास था, ठीक है, अब देखिए दास था, अपनी योग्यता के कारण तुर्कान ए चहलगानी के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त किया तथा दिल्ली का सुल्तान भी बना। इस प्रकार अभिकथन ए और दो सही है, किंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी इस प्रश्न का उत्तर बी को माना गया है, मतलब व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न से पूछा है जुलू जनजातियां निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसमें पाई जाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमसे ये एक तो पूछ लेता है कि भारत की कौन कौन सी जनजातियां। अब देखिए, विदेशों में जो जनजाति पाई जाती है उनसे भी प्रश्न आ रहा है। अब देखिए, जुलू जनजाति किसमें पाई जाती है, ठीक है, क्या न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस टाइप के प्रश्न पुनः आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या यह मोरक्को में पाया जाता है या फिर यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा जुलू। जुलू जनजाति कहाँ पाया जाता है, जुलू जनजाति का संबंध किससे है, तो दक्षिण अफ्रीका से है। पुनः ध्यान देंगे, पुनः हम लोग याद करेंगे इसको, जुलू जनजाति का संबंध किससे है, तो दक्षिण अफ्रीका से है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथ बोलिए कि जुलू जनजाति का संबंध किससे है, तो जुलू जनजाति का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि जुलू जनजाति निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसमें पाई जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र में जुलू जनजाति पाई जाती है। आइए आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि और कुछ जनजाति और उनका संबंध किस देश से है। अगर हम
एस्किमो जनजाति की बात करें या इनुइट जनजाति की बात करें तो यह कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड। ठीक है, देखिए अगर हमसे यह पूछे कि बताइए, देखिए उत्तरी अमेरिका वाला मामला है इसमें। ठीक है, ग्रीनलैंड में, अलास्का और कनाडा में इस्किमो, इस्किमो, ठीक है, इस्किमो, इस्किमो अलास्का में, ठीक है, इस्किमो कनाडा में और इस्किमो किसमें, ग्रीनलैंड में। ठीक है, ध्यान दीजिए, माओरी, माओरी, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में, माओरी, माओरी, ठीक है, माओरी, माओरी जनजाति पूछ ले हमसे, माओरी, माओरी, माओरी न्यू, माओरी न्यू, ठीक है, माओरी न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, माओरी न्यूजीलैंड, ठीक है, माओरी न्यूजीलैंड। ध्यान दीजिए अगला क्या है बता रहे हैं हमें, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, एनु, एनु जनजाति जापान में, सेमांग जनजाति कहाँ, मलेशिया में, मसाई जनजाति पूछे तो पूर्वी अफ्रीका में। ध्यान दीजिए दक्षिण अफ्रीका में जुलू, जुलू 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 दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, लेकिन मसाई पूछे तो पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, सकाई जनजाति मलय प्रायद्वीप में, किर्गिज मध्य एशिया में। ग्रीनलैंड डेनमार्क के नियंत्रण में एक स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, ग्रीनलैंड पे किसका नियंत्रण है, तो डेनमार्क का है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ग्रीनलैंड में किसका, ठीक है, ग्रीनलैंड पर किसका नियंत्रण है, तो डेनमार्क का है, डेनमार्क का है, डेनमार्क का है। ठीक है, हालांकि भौतिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन भौतिक रूप से आप देखेंगे तो उत्तरी महा, ठीक है, उत्तरी महा अफ्रीका मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। हमसे पूछा जा रहा है कि अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि उनमें फूल खिलना कम तापमान द्वारा नियंत्रित होता है, वे चंद्रमा की दशाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। रेगिस्तानी कीड़े दिन के समय फूलों को खा जाते हैं, इसीलिए नहीं, रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। ये बात सही है कि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। ठीक है, और जब कीड़ों की सक्रियता बनेगी बढ़ेगी तो सक्रियता जैसे आपकी बढ़ी तो आप पढ़ने लगे, आपकी सक्रियता घटी तो पढ़ना छोड़ दिए, तो सक्रियता बढ़ने लगी, फूल खिलने लगे, फूल खिलने लगे, सक्रियता बढ़ने लगी। रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं, इसलिए रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, हमसे कह रहा है रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। वस्तुतः रेगिस्तानी पौधे जैसे कैक्टस, ओएनोथेरा की प्रजाति, इवनिंग प्रिमरोज, सेरेज इत्यादि पौधे रात में ही कीड़ों के द्वारा परागणित होते हैं। अधिकांश रेगिस्तानी फूल सफेद या हल्के रंग के होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन क्वाड समूह, कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए क्वाड समूह में 4 देश हैं। ठीक है, 4 पक्षीय सुरक्षा वार्ता, इसमें कुल 4 ही देश को मतलब सम्मिलित किया गया है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं ना कौन क्वाड का क्या है, एक हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, और एक देश है अमेरिका। ठीक है, ये तो है, लेकिन कतर क्या है, क्वाड का देश नहीं। ठीक है, देखिए भारत है, भारत है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है। बाज, ठीक है, बाज आप समझ सकते हैं, बाज क्वाड। ठीक है, क्वाड में कौन कौन से दो देश हैं, तो क्वाड में बाज मतलब भारत, ठीक है, भारत, अब देखिए या तो फिर आई बना लीजिए इंडिया, हाँ, या फिर बी से ही रहने लीजिए बाज, जैसे आप समझ लीजिए बाज मतलब भारत, अमेरिका और क्या, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ध्यान दीजिए व्याख्या को देखते हैं, हमसे कह रहा है क्वाड समूह। ठीक है, हमसे ये कहा जा रहा है कि क्वाड समूह एक 4 पक्षीय सुरक्षा वार्ता है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। पहली बार वर्ष 2007 में इसकी संकल्पना सम्मुख रखी गई थी। क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इस प्रकार कतर क्वाड समूह का सदस्य नहीं है। ठीक है, क्वाड का पूरा नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न से इकोनॉमिक्स से पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ में का सही व्याख्या करता है। प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ का सही व्याख्या करता है। हमसे पूछ रहे हैं कि मुद्रा का मुद्रा मुद्रा मूल मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, ये मुद्रा संकुचन का अर्थ की सही व्याख्या करता है। कीमतें बढ़ रही हैं, रोजगार बढ़ रही, मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है। ठीक है, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है। ठीक है, कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है, तो मुद्रा
का मूल्य बढ़ रहा है यही सही व्याख्या करता है। मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या क्या करता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है यही सही व्याख्या करता है। अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या कौन सा करता है, तो आपको बताना होगा कि मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है यही सही व्याख्या करता है। दिए गए कथनों में मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन डिफ्लेशन ठीक है के संदर्भ में सही व्याख्या करने वाला कथन है मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। वस्तुतः जब मुद्रा के मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति कम होती है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा हो तथा कीमतें गिर रही हो एवं मुद्रा का आंतरिक मूल्य बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा को संकुचन कहते हैं। ठीक है, संकुचन कब कहते हैं, कैसे, किस स्थिति को संकुचन कहेंगे? तो मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा हो, ये वस्तुतः जब मुद्रा की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति कम हो, ठीक है, वस्तुओं और सेवा का उत्पादन बढ़ रहा हो, कीमतें गिर रही हो, मुद्रा का आंतरिक मूल्य बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा संकुचन कहते हैं। इसे मुद्रा अपस्फीति भी कहते हैं। ठीक है, मुद्रा अपस्फीति के क्या प्रभाव होंगे? तो मांग में कमी, उत्पादन कमी, रोजगार में कमी, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, ऋण देने वालों को फायदा होगा। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? ठीक है, करंट से प्रश्न है, हमसे पूछ रहे हैं एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले विकल्प में हमें बताया जा रहा है कि पहले विकल्प में हमें क्या बताया जा रहा है? हमें ये बताया जा रहा है कि इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। दूसरे विकल्प में यह बताया जा रहा है कि इसमें 55 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसका आयोजन तो क्या है? इसका आयोजन तो ठीक है किसने कब किया गया? बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, अब कह रहे हैं इसमें 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, नहीं, इसमें 55 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो इसका कथन ये सही होगा। मतलब केवल एक सही होगा। ठीक, एक सही होगा, ये गलत होगा, क्योंकि 55 प्लस देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। व्याख्या को देखते हैं, कह रहे हैं कि एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, जिसमें 55 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार कथन एक ही सही है, एयर इंडिया, ठीक है, 2023 का उद्घाटन 13 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किया। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि देखिए सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, फिर सही कूट का चयन करना है। कह रहे हैं कि हमसे ये पूछा जा रहा है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग आसान को पकड़ेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत कठिन नहीं जानते। देखिए दही का खट्टा होना हमको पता है, लैक्टिक। ठीक है, लैक्टिक। डी का पहला, अगर किसी विकल्प में डी का पहला दिख रहा है तो लड़ाई हम लोग की आसान हो गई। दो विकल्प बचा है, डी का पहला, दही का खट्टा होना लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब देखिए सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक होगा, सिरका में उपस्थित अम्ल क्या होगा? एसिटिक होगा। ठीक है, एसिटिक एसिड बोलते हैं ना सिरका में। अब देखिए लड़ाई और आसान हो गई, तो सी हम लोग को उत्तर मिल गया, लेकिन अभी हम लोग पूरा लड़ेंगे। ठीक है, अमा अमाशय रस में उपस्थित अम्ल क्या होता है? ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। ठीक है, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल, ठीक है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक को क्या कहते हैं? कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। कहते हैं ना कैल्शियम की कमी हो गई है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो सी विकल्प सही हो गया, सी उत्तर सही हो गया। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, कह रहे हैं अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न हमसे देखिए ऋग्वेद से प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 संस्करण है। ठीक है, संस्करण भाई सूक्त सुना था, संस्करण तो अभी तक नहीं सुना था। ठीक है, ठीक है, अब कह रहे हैं ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद को क्या है? अष्टक भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, प्रत्येक जो है क्यों अष्टक कहा जाता है? क्योंकि ऋग संहिता को 8 भागों में बांटा गया, प्रत्येक अष्टक 8 अध्याय के हैं, तो अष्टक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए देखिए इस हिसाब से तो ये सी विकल्प सही हो रहा है, एक वो दोनों सही है। अगर यहाँ सूक्त कर दिया जाए, ठीक है, सूक्त कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा? सूक्त कर दिया जाए तो यह जो है ये सही हो जाएगा, क्या? विकल्प सी, विकल्प सी सही होने वाला प्रिय विद्यार्थियों, विकल्प सी सही होने वाला। अगर इस स्थान पे क्या कर दे? सूक्त कर दे। ठीक है, सूक्त 1028 सूक्त। ध्यान दीजिए, तो अब व्याख्या को देखते हैं क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल है, इसमें कुल 1028 सूक्त है। ऋग्वेद संहिता की शाखा की संहिता में ऋग्वेद की ऋचाओं का विभाजन दो रूपों में, अष्टक क्रम, मंडल क्रम। ठीक है, अष्टक क्रम पुराना विभाजन, जिसमें पूर्व संपूर्ण संहिता को 8 भागों में बांटा गया और प्रत्येक अष्टक 8 अध्याय के हैं। ठीक है, प्रत्येक कथन में, प्रथम कथन में ऋग्वेद 1028 संस्करण बताए गए हैं, जबकि
संस्करण के संतुष्ट होना चाहिए, सही बात है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सी उत्तर माना, ठीक है, तो हम लोगों ने भी सी माना था, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आज का अंतिम प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव वाला टर्म तो एकदम ध्यान रखिएगा, ऐसे बाहर करिएगा तुरंत, यहाँ भी करिएगा गोला और यहाँ भी ऐसे बाहर लिख लीजिएगा नहीं। अनुच्छेद 52 में बता रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, अरे भाई साहब, राष्ट्रपति का निर्वाचन 52 में बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, गलत है। क्योंकि अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, अभी देखते हैं पूरा विकल्प देखते हैं। 51 ए मौलिक कर्तव्य, ठीक है भाई। 46 कौन से संविधान, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां हैं, ठीक है। 165 में क्या है, अधिवक्ता है, ठीक है, अधिवक्ता है। ध्यान दीजिए, निर्वाचन का बात नहीं करता है अनुच्छेद, वो ये बताता है कि भारत, अनुच्छेद 52 ये बताता है कि राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है, ना कि वह राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। तो विकल्प ए जो है सुमेलित नहीं है। व्याख्या देखते हैं कौन कौन सा सुमेलित है, उसको आइए रिवीजन करते हैं। 51 मौलिक कर्तव्य यह सुमेलित है। 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां है। 165 में राज्य के अधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है। व्याख्या देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है व्याख्या इसका। कह रहे हैं कि भारत संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है, न कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। अगर यही 54 लिखा होता ना प्रिय विद्यार्थियों, तो ये सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। निर्वाचन 54 में राष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति पद का प्रावधान 52 में है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से तथा अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि से संबंधित है, ठीक है। 56 में क्या है, पदावधि से संबंधित है, ठीक है। से सभी विकल्प सही है। आइए इस प्रश्न को पुनः रिवीजन करते हैं। अगर हमसे पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो 54 बताइएगा। राष्ट्रपति 52 में क्या है, राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। 51 में मूल कर्तव्य है, ठीक है। 154 में क्या है, कार्यपालिका की क्या है, ठीक है, राज्य के कार्यपालिका की शक्तियां हैं, ठीक है। 165 में क्या है, तो राज्य का क्या है, महाधिवक्ता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय गुरुदेव, धन्यवाद।